Hello, my dear students. Welcome back to your online classes. चलिए 2 लेसन कंप्लीट हो गए हैं आपके पॉलिटिकल के और वी आर गोइंग थ्रू द थर्ड लेसन नेम इज़ व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। कुछ इसका हिस्सा तो एक्सप्लेन हो भी चुका है लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। फर्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर व्हाई शुड पीपल डिसाइड, क्यों लोग डिसाइड करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। सभी को पता है कि हमें स्वतंत्रता कब मिली थी। प्रीसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल। हमें ये भी पता है कि बहुत लंबा स्ट्रगल जो है भारतीयों ने किया था अपनी स्वतंत्रता के लिए, और बहुत सारे सेक्शंस, सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस ने इसमें जो है भाग भी लिया था, पार्टिसिपेट किया था इस फ्रीडम स्ट्रगल में। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड के थे उन्होंने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। देवर इंस्पायर्ड बाय, और वो इंस्पायर्ड भी थे, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे आइडिया ऑफ फ्रीडम की। जो आइडिया था फ्रीडम का, स्वतंत्रता का, ठीक है, उससे भी वो इंस्पायर्ड थे। इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय जो लेते हैं उसमें इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले और सभी को उसमें सहभागिता मिले। इसी विचार से प्रेरित होकर लोगों ने इस युद्ध में, इस फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार के दौरान, जब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का शासन था भारत पे, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कभी भी एग्री नहीं होती थी। नहीं, वो मतलब हमेशा उसके डर में ही जिए हम लोग, हम भारतीय। और बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिए उनसे हम जो हैं एग्री नहीं करते थे, हम भारतीय, ठीक है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग उस समय जिया करते थे वो। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। लेकिन उन्हें जो है बहुत ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ सकता था अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्या करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, आलोचक बनेंगे तो। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ और उसने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया। और फिर धीरे धीरे नेशनलिस्ट ने क्या कहना शुरू कर दिया, ओपनली उन्होंने जो अंग्रेजों की सरकार है उसका उन्होंने क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी, बुराइयां करनी शुरू कर दी। एंड मेक डिमांड्स, और डिमांड भी करने शुरू किया। एज फार बैक एज 1885, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, A.O. हयूम द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इन्होंने डिमांड की कि हमारे यहाँ से भी, भारत से भी लोगों को चुन के और विधानसभा में जाने का अधिकार दिया जाए, ताकि वो बजट पे डिस्कस करें, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था है, और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछ सकें। ये कोशिश की थी पहली बार आईएनसी ने अंग्रेजों से कहा था कि भारतीयों को भी चुन के विधानसभा, लेजिस्लेचर यानी विधानसभा में भेजा जाए, जहां बैठ के डिस्कस किया जाता है देश के बारे में, देश की पॉलिटिक्स चलती है, जहां से अलाउ कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। एक एक्ट लाए थे 1909, उसमें उन्होंने अलाउ किया कि हाँ, आपके कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले जितने भी थे, धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेशनलिस्ट यानी जो राष्ट्रवादी भावनाओं से भरे लोग थे, ठीक है, उनकी बातों को उन्होंने ध्यान दिया, थोड़ा उसकी तरफ अपना रिस्पॉन्स थोड़ा किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने सभी अडल्ट्स को अलाउ नहीं किया वोट देने का अधिकार देने के लिए, कि सभी अडल्ट्स जो हैं वो अलाउड नहीं है कि वो वोट दें और पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। अब तो हम सभी को हमारे भारत में जो भी भारत का नागरिक है 18 साल का हो जाता है, उन सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एज यू रीड इन चैप्टर 1, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubts in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decision। जैसा कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, ब्रिटिश जो रूल था यानी अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने और जो लोगों ने स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, ठीक है, वो थोड़े उनके दिमाग में एक डाउट था, क्योंकि उनको ये लगता था कि क्या सभी, जब हम फ्रीडम मिल जाएगी हमें, तो क्या स्वतंत्र भारत में सभी को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट लेने का, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्या सभी लोग, सारे इंडियंस। विद द कमिंग
ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी द सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री। जैसे ही स्वतंत्रता आएगी, हम सभी स्वतंत्रता मिलेगी, हम सभी स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। दिस डिड नॉट मीन द गवर्नमेंट could do what if it felt like, it means that the government had to be sensitive to people's needs and demands। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जो सरकार स्वतंत्र बन जाएंगे तो सरकार हमारी होगी और जैसा हम चाहेंगे वैसा सरकार करेगी, बल्कि ऐसी सरकार बनेगी जो कम से कम लोगों की जरूरत और डिमांड को अपने ध्यान में रख के काम करेगी। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एस्पिरेशन, ये जो प्रेरणा है फ्रीडम स्ट्रगल की प्रेरणा और इसके सपने, इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी कि ये तो बनेगा ही। दैट लेड डाउन द पार्टीज प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। यानी कि इसमें ये कहा गया, फिर एक सिद्धांत तैयार हुआ जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। यानी कि भारत के सभी वयस्क को, जितने भी वयस्क नागरिक हैं, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 3 पेज नंबर 1। इसमें आपको साइड में एक पिक दी हुई है, उसमें पिक में दिखाया गया है कि ईवीएम मशीन को कैसे यूज करना है। ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए। ये कब से स्टार्ट हुई थी? 2004 से स्टार्ट हुई थी इंडिया में इसको यूज करना। इसलिए किया गया था क्योंकि इसको यूज करने से कम हमने 1.5 लाख पेड़ों को बचा लिया कटने से। क्योंकि ईवीएम मशीन से पहले जब वोटिंग होती थी तो उसमें पर्ची का इस्तेमाल होता था, चिट का। वो चिट जो है वो कागज से बनती थी और उस कागज में 8,000 टन पेपर लग जाता था और वो कागज पेड़ों को काट के ही बनाया जाता था। इसीलिए ईवीएम मशीन का यूज शुरू हुआ, क्योंकि एक स्मार्ट यूज था और दूसरा पेड़ों को हम बचा सकते थे। इसमें जो पिक में दिखाया गया है कि एक बुजुर्ग बैठे हैं और वो किस तरह से ईवीएम को यूज करना है, ये बैठ के उसके इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज पे है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग और उनके द्वारा चुने गए उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं वो। The take off point of a democracy is the idea of consent, is that the desire, approval and participation of people। यहाँ पे जब डेमोक्रेसी की बात आई तो इसका मतलब था जन प्रतिभागिता, यानी लोगों की इच्छा, उनका अप्रूवल और उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या था कि डिसीजन लोगों का होगा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तैयार करेगा और इसकी फंक्शनिंग को तैयार करेगा। फंक्शन यानी किस तरह से काम करेगी गवर्नमेंट जो है democratic। The basic idea is this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens। इसका बेसिक आइडिया क्या था इस तरह की डेमोक्रेसी का कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, नागरिक हैं, व्यक्ति जो हैं, वो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं किसी भी सरकार को डिसाइड करने में, और साथ ही साथ जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो सभी के पास विश्वास होना चाहिए जनता का, यानी जनता उनमें विश्वास रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जनता का विश्वास ही नहीं है तो वो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक नहीं है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब एक इंसान कैसे अपना अप्रूवल देगा सरकार को, तो इसका एक ही तरीका था, वन वे ऑफ डूइंग सो as you read is through elections के द्वारा, ठीक है, चुनाव के द्वारा। people would elect their representative to the parliament, then one group from among these elected representative form the government। लोग जो है क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजेंगे, ठीक है, और वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड, एक ग्रुप जो है वो मिलके जो चुने गए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सरकार बनाएंगे। पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट यानी संसद जो कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलके बनी होती है, वो कंट्रोल करेगी और गाइड करेंगे गवर्नमेंट को। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। इस तरह से लोग क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, सरकार तैयार करेंगे और उसे कंट्रोल भी कर पाएंगे।
ठीक है। इसमें साइड में क्वेश्चन दिया है, गिव वन रीजन व्हाट डू यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तुम्हें क्यों लगता है कि सार्वभौमिक अधिकार दिया जाना चाहिए, वोट का अधिकार जो है, ये मताधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। इसके आपके पास नहीं है वैसे मताधिकार, लेकिन आप इसके बारे में डिस्कस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, तो ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिव हो। तो ऐसी गवर्नमेंट के लिए ऐसे लोगों को चुन के भेजना जरूरी है जो हमने वोट देके चुने हों। The above idea of representation has been an important theme in your class 6th and 7th social and political life textbook. You are familiar with how representative are chosen at different level of government. आपको 6th और 7th क्लास में पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा है, अगर आपने एसएसटी को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो, कि किस तरह से पंचायत का चुनाव होता है, किस तरह से एमसी चुने जाते हैं, टाउन में किस तरह से सरकार चलती है, 3 लेवल गवर्नमेंट है, वो भी उसके बारे में भी बताया गया है। लेट अस रिकॉल, इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार 6th-7th को, बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। नीचे एक एक्सरसाइज दी है, इसको करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 इनको हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसको आप खुद भी एक बार ट्राई करेंगे करने की, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए कि इसमें कहा क्या गया है। आपको इसमें रिप्रेजेंट टर्म को यूज करना है एमएलए के बारे में। एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव में चुन के भेजते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, इसको हम करेंगे ताकि रिकॉल कर सकें जो आपने 6th और 7th में पढ़ा है। ओके, सो बाकी लेसन अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आ गई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी बुक इसी चैनल पे एक्सप्लेन की जाएगी और यहीं से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।